हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। दिस इज लेक्चर नंबर 3। आज के चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में ही बता दिया था कि आगे आने वाले लेक्चर में हम सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम बायोलॉजी के टर्म में मैं बात करूं, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रोगर मेंडल, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीएच मॉर्गन, राइट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूगो डी व्रीस। इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रेडरिक मिश्र, राइट। तो ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में काफी बड़ा रोल निभाया था, राइट। बट किसी ने ये चीज नहीं बताई कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये चीज 1926 तक नहीं पता थी, राइट। बट 1926 के बाद 1928 से बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए टू फाइंड दैट व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज अ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, राइट। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में से कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, सो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, राइट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट है ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोइड, मैकलीन मैकार्टी। ये ट्रायो साइंटिस्ट ने भी एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, जो कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कैरी फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंट था वो। ओके, ग्रिफिथ्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको ही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। थर्ड एक्सपेरिमेंट है हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये, राइट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ओके, सो पहला हम डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ। सो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट जो है ये in 1922 it was carried out by Frederick Griffith, performed transformation experiment। so याद रखना है कि ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को एक और नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, he performed experiments using two strains of bacterium Streptococcus pneumoniae। दो strains मतलब दो टाइप्स के बैक्टीरिया यूज किए थे। पहला था Streptococcus pneumoniae S3 स्ट्रेन और दूसरा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये R2 स्ट्रेन। ओके, तो साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये के दो स्ट्रेन यूज किए थे, स्ट्रेन S, स्ट्रेन R। S में S3, R में R2, राइट। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये का काम क्या है वो देख लेते हैं। दिस बैक्टीरियम का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये causes pneumonia in mammals, राइट। निमोनिया आप सभी को पता है एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इट causes pneumonia in mammals including humans। ओके, सो इसको भी याद रखना है। अब मैं स्ट्रेप्टो का मतलब बता दूं तो स्ट्रेप्टो याद रखना है चेन। स्ट्रेप्टो मतलब क्या होता है? चेन। और कोकस मतलब होता है सर्कुलर। ओके, सो ये जो बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये सर्कुलर शेप के थे और चेन में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को आप एक और नाम से जान सकते हो, डिप्लोकोकस निमोनिया। ओके, एक और नाम है दैट इज डिप्लोकोकस निमोनिया। इसके अलावा एक और नाम है नीमोकोकस। तो तीन नाम आपको याद रखने हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया एंड निमोकोकस। ओके, सो यहाँ पर ये ग्रिफिथ्स का एक फोटो है जो आपको दिख। सो जैसे कि मैंने बताया दो स्ट्रेन यूज किए हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, एक है एस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन, राइट। सो वन बाय वन हम स्ट्रेन्स के कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं, राइट। एस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी क्या है? देखो, पहली प्रॉपर्टी है इट इज स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन, राइट। इट इज स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन। अब विरुलेंट मतलब याद रखना है, विरुलेंट मतलब है पैथोजेनिक। विरुलेंट का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक। इसका मतलब ये जो एस
स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का, अगर ये किसी भी मैमल्स के अंदर ट्रांसफर हो गया तो कहीं ना कहीं उस मैमल को क्या हो जाएगा, निमोनिया, और उसकी शायद डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये हो गया विरुलेंट। विरुलेंट मतलब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, पैथोजेनिक, राइट, विच कैन कॉज डिजीज, राइट। अब एक और खास बात है, प्रोटेक्टेड बाय पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ठीक है, ये जो एस स्ट्रेन है इसके पास एक आउटर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है। इस कैप्सूल के वजह से ही इसका अपीयरेंस कैसा होगा, स्मूथ। आई रिपीट, S strain is protected by polysaccharide capsule which is present outside, and due to this polysaccharide capsule the appearance of S strain is smooth, right. So it forms smooth gelatinizing colonies on agar medium, right. So smooth colonies आपको दिखाई देंगी। colonies का मतलब होता है group of bacteria। एस्ट्रेन जैसे कि मैंने बताया विरुलेंट है, मतलब पैथोजेनिक है, राइट। इसका मतलब ये एस्ट्रेन जो है ये किसका स्ट्रेन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, और ये एस्ट्रेन क्या है, विरुलेंट है, पैथोजेनिक है। इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का एस स्ट्रेन क्या कॉज करेगा, निमोनिया। विरुलेंट मतलब याद रखना है पैथोजेनिक, इट कैन कॉज डिजीज। एस स्ट्रेन कॉजेस द डिजीज, और कौन सा डिजीज कॉज करेगा, निमोनिया, बिकॉज एस स्ट्रेन इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, राइट। सो ये एस स्ट्रेन के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन याद रखना है स्टूडेंट्स, आर स्टैंड फॉर रफ। देखो एस स्ट्रेन इसको क्यों बोला, बिकॉज एस स्टैंड फॉर स्मूथ। आर स्ट्रेन में आर स्टैंड्स फॉर रफ, रफ है आर स्ट्रेन। और ये एक और चीज है इसके पास, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है ये। नॉन विरुलेंट मतलब क्या होगा कि इट इज नॉट पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। इसका मतलब अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ये आर स्ट्रेन किसी भी मैमल के अंदर गया तो उस पर कोई भी, उस बॉडी पर, उस मैमल के बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये याद रखना है कि आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक, इट डज नॉट कॉज द डिजीज निमोनिया। ओके, अब रफ है ये, रफ क्यों है वो भी देखते हैं। प्रोटेक्टिव कैप्सूल इज एब्सेंट, राइट। देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये एस स्ट्रेन जो है ये स्मूथ है बिकॉज ऑफ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, और ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल यहाँ नहीं है, इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ आर स्ट्रेन। इस वजह से ये क्या है, आर स्ट्रेन रफ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो जाहिर सी बात है, इट फॉर्म्स रफ कॉलोनीज, ये स्मूथ कॉलोनीज बनाएगा, ये रफ कॉलोनीज। एंड अगेन लास्ट पॉइंट इज इट डज नॉट कॉज निमोनिया बिकॉज आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट, राइट। सो ये दो स्ट्रेन थे जो साइंटिस्ट ग्रिफिथ्स ने यूज किया था, S3R2। S स्टैंड्स फॉर स्मूथ, R स्टैंड्स फॉर रफ। सो अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए थे। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ये डायग्राम दिया हुआ है, सारी चीजें ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएंगी। सो सबसे पहले ग्रिफिथ्स ने माउस के अंदर आर स्ट्रेन ऐड किया, आर मतलब रफ स्ट्रेन ऐड किया। तो अगर माउस के अंदर आर स्ट्रेन ऐड किया जाएगा तो माउस क्या होगा, लाइव रहेगा, राइट। ये ग्रिफिथ्स ने देखा, और अभी हमने पढ़ा भी कि आर स्ट्रेन क्या है, नॉन विरुलेंट। इसका मतलब ये टाइप का बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक है, और ये जब भी किसी भी मैमल के अंदर जाएगा उससे मैमल के बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। सो इस वजह से जो माउस था वो क्या था, लाइव था। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में माइस के अंदर या माउस के अंदर क्या ऐड किया है, स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन मतलब एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्या है, पैथोजेनिक है। इसका मतलब हमने पढ़ा कि जब भी एस स्ट्रेन किसी भी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगी तो वो बॉडी, वो मैमल की बॉडी के अंदर निमोनिया होगा, डिजीज, और इफ नॉट ट्रीटेड देन द मैमल माइट डाई ड्यू टू निमोनिया, राइट। सेम यहां पर भी हुआ, जब भी माइस के अंदर एस स्ट्रेन ऐड किया तो उसको निमोनिया हो गया और ट्रीटमेंट नहीं मिला, दिस रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द माइस, राइट। सो फर्स्ट केस
R स्ट्रेन ऐड किया, माइस वाज लाइव। सेकेंड केस S स्ट्रेन ऐड किया, माइस डाइस। ऐसा क्यों हुआ फर्स्ट केस में कि माउस वाज अलाइव बिकॉज R स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट, और सेकेंड केस में ऐसा क्यों हुआ कि माइस मर गया बिकॉज S स्ट्रेन इज विरुलेंट। ओके, अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में देखो थोड़ा सा कुछ अलग सा करने की सोची थी ग्रिफिथ्स ने। क्या किया उसने, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को यूज किया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को यूज किया। हीट किल्ड मतलब इसको बहुत हाई टेम्परेचर में बॉईल कर कर मार दिया और उसके बाद उसको ट्रांसफर किया इनटू माउस। आई रिपीट, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का मतलब है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया और उसको बॉईल करने के बाद माउस के अंदर ट्रांसफर किया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, राइट। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, राइट। तो अगेन माइस वाज लाइव बिकॉज ऑलरेडी बैक्टीरिया मरा हुआ है, राइट ना, क्योंकि इसको बॉईल करके मार दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हीट किल्ड, मरा हुआ है एस टाइप, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका विरुलेंसी है वो भी नहीं होगा बिकॉज मरा हुआ है, राइट। जिंदा होता तो शायद विरुलेंसी पैदा कर पाता, जैसे कि हमने इस केस में देखा हुआ है, राइट। इस केस में वो अपोजिट दिख रहा है बिकॉज ऑलरेडी मरा हुआ है बैक्टीरिया। अब फोर्थ केस में उसने थोड़ा सा क्या किया, कॉम्बिनेशन के बारे में सोचा कि हम क्यों ना कॉम्बिनेशंस में बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट करें, राइट। सो साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने क्या किया, लाइव रफ स्ट्रेन लाइव था, उसको मिक्स किया हीट किल्ड एस टाइप के साथ। आई रिपीट, फोर्थ केस में लाइव आर टाइप को मिक्स किया विथ हीट किल्ड एस टाइप, राइट। दोनों को मिक्स करने के बाद देखो यहां पर ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है सारा, स्टार इंडिकेटिंग हीट किल्ड एस टाइप, राइट, ब्लू डॉट इंडिकेटिंग द आर टाइप। अब दोनों को मिक्स करके कहां इंसर्ट किया, इनटू द माइस। अब कायदे से देखा जाए तो माइस तो है भाई, जिंदा रहना चाहिए था। क्यों जिंदा रहना चाहिए था, बिकॉज देखो आर टाइप क्या है, नॉन विरुलेंट है ना, इसका मतलब माउस को निमोनिया नहीं हो सकता। और जो हीट किल एस टाइप है वो मरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे भी निमोनिया नहीं हो सकता था, राइट। दोनों ही ये दोनों जो मिक्सचर्स में ये दोनों जो सब्सटेंस, दोनों जो बैक्टीरिया ऐड किए हैं, इन दोनों से देखा जाए तो निमोनिया नहीं होता और माइस की डेथ नहीं होती, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, देखो हीट किल एस टाइप और आर टाइप, राइट। ये दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि माइस वाज लाइव, बट जब इनको कॉम्बिनेशन में ऐड कर माइस के अंदर ऐड किया तो माइस की डेथ हो गई, राइट। सो ये एक सरप्राइज था। कायदे से देखा जाए तो लाइव रहना चाहिए था ना, बिकॉज दोनों ही केस में लाइव है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे दिया तो क्या असर पड़ेगा, लाइव ही रहना चाहिए था, राइट। बिकॉज आर टाइप नॉन विरुलेंट है और हीट किल्ड एस टाइप मतलब मरा हुआ है बैक्टीरिया, एस टाइप मरा हुआ है, तो कायदे से देखा जाए तो माउस जो है वो जिंदा होना चाहिए था। बट बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था कि जो माइस था उसकी डेथ हो गई थी, राइट। अब क्या किया ग्रिफिथ ने कि ये जो मिक्सचर जिसके अंदर ऐड किया है, जिसके अंदर आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन और हीट किल एस स्ट्रेन का मिक्सचर ऐड किया था, उस ब्लड जो है वो ऑब्टेन किया। सो लाइव स्मूथ बैक्टीरिया वेर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड ऑफ डेड माइस, राइट। सो जब उसने वो ब्लड ऑब्टेन किया तो उस ब्लड में उसको ना तो आर टाइप दिखा ना हीट किल्ड एस टाइप दिखा, बट उसको वो कुछ अलग ही दिखा और वो था लाइव एस टाइप। तो अगेन वो शॉक में था, अरे मैंने तो आर टाइप, लाइव आर टाइप ऐड किया था और हीट किल एस टाइप ऐड किया, तो ये लाइव एस टाइप कहां से आ गया, राइट। सो इस पर ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया, लेट्स सी। सो ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट, जिसको हम केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम dead smooth bacteria मतलब S type, had entered living R bacteria, that is rough bacteria, and transformed it into a live smooth bacteria। इसका मतलब क्या है, देखो कि ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप है उसका कोई तो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि लाइव आर टाइप से क्या कर गया, इंटरैक्ट कर गया,
जिस वजह से ये जो लाइव आर टाइप है वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एस टाइप। फिर से बता रहा हूं, देखो फोर्थ केस में क्या किया था, दोनों बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन लिया था, दैट इज हीट किल्ड एस टाइप एंड लाइव आर टाइप। तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए था उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला कि माइस की डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप है, हीट किल्ड एस टाइप है, उसका कोई तो एक सब्सटेंस था जो कि आर टाइप में मिक्स हो गया, और जिस वजह से आर टाइप दैट इज रफ क्या था, रफ वाज नॉन विरुलेंट, बट because of the substances which got entered into R type from heat killed S type, the R type got transformed into S type. R type non virulent था, बट वो नॉन विरुलेंट से विरुलेंट बन गया था। तो ये कंक्लूजन दिया था, और इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन द माइस इन द केस 4 डाइज, राइट। सो यहां से उसने यही कंक्लूड किया था कि आर टाइप जो है वो एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया, और जाहिर सी बात है कि अगर आर टाइप एस टाइप बन गया तो मतलब एस टाइप मतलब आप सभी को पता है कि विरुलेंसी हो जाएगी, मतलब एस टाइप से निमोनिया हो पाएगा, और इस वजह से ही माइस की डेथ हो गई थी, राइट। सो इसको याद रखना है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड देन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट। सो ग्रिफिथ ने आज जो हम डीएनए जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पर ग्रिफिथ ने उसको क्या नाम दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, सो क्या किया था, देखो ट्रांसफॉर्म्ड स्मूथ बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम डेड माइस प्रोड्यूस्ड स्मूथ बैक्टीरिया व्हेन ग्रोन इन अ कल्चर। इसका मतलब देखो ग्रिफिथ ने माइस के ब्लड से, डेड माइस के ब्लड से जो स्मूथ बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था, निकाला था, उनको उसने क्या किया, फिर से मीडियम में रखा, मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में उनको रखा। तो ये जो स्मूथ बैक्टीरिया है इनसे फिर से क्या बने, न्यू स्मूथ बैक्टीरिया, राइट। और ये जो स्मूथ बैक्टीरिया ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ट्रांसफॉर्म्ड स्मूथ बैक्टीरिया मतलब ऐसा स्मूथ बैक्टीरिया जो आर टाइप से एस टाइप में कन्वर्ट हुआ है। ट्रांसफॉर्म्ड स्मूथ बैक्टीरिया का मतलब ऐसा स्मूथ बैक्टीरिया जो आर टाइप से बना है, राइट। सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। दिस वाज द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, राइट। सो ये कंप्लीट हो गया अपना ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है एवरीज एक्सपेरिमेंट, राइट। एवरीज एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज परफॉर्म्ड इन 1944। इसको 3 साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने परफॉर्म किया था, दैट इज ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियॉयड, मैकलीन मैकार्टी, राइट। अब ये जो साइंटिस्ट थे इसमें से एक जो साइंटिस्ट है दैट इज ओसवाल्ड एवरी, उनका यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, राइट। अब इन्होंने, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही लेक्चर के बता दिया कि जो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट है उस ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही ये तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, राइट। सो देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म किया था, राइट। सो इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस टाइप है उसमें से सारा जो केमिकल है उसको एक्सट्रैक्ट कर कर आइसोलेट कर दिया, मतलब एक जो बैक्टीरियल सेल है दैट इज हीट किल्ड एस टाइप, उसमें डीएनए प्रेजेंट था, आरएनए प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, राइट। इन सभी चीजों को क्या किया, अलग कर दिया, राइट। डीएनए अलग हो गया, प्रोटीन्स अलग हो गए, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गए, और आरएनए भी अलग हो गया, राइट। Each fraction was separately added to a culture medium containing live R bacteria. अब सपोज वहां पर 4 प्लेट रखे थे, प्लेट ए था जिसमें लाइव रफ बैक्टीरिया था, प्लेट बी में भी सेम लाइव रफ बैक्टीरिया, सी में भी सेम और डी में भी सेम लाइव रफ बैक्टीरिया, राइट। अब प्लेट ए में उसने ऐड किया प्रोटीन्स, ध्यान से सुनना है, प्लेट ए में साइंटिस्ट ने क्या ऐड किया, प्रोटीन्स, और ऑलरेडी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइव आर बैक्टीरिया, राइट। अब दोनों को साथ में, दोनों को मिक्स करके उसने इंजेक्ट कर दिया इनटू माउस, दोनों को साथ में, मतलब दोनों का मतलब मेरा प्रोटीन और लाइव रफ टाइप दोनों को मिक्स
मिक्सचर के फॉर्म में इंसर्ट कर दिया इनटू माइस। इस केस में अगर प्रोटीन होता ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो माइस की डेथ हो जाती, राइट। प्रोटीन अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता तो आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो जाता और माइस की डेथ हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। पहला केस। अब सेकंड है प्लेट बी। प्लेट बी में भी सेम है, लाइव रफ बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर क्या ऐड किया, डीएनए, राइट। अब ये अगेन दोनों का मिक्सचर है, सेम प्रोसेस किया, इंजेक्ट किया इनटू माउस एंड द माइस डाई, राइट, माइस डाई। इसका मतलब क्या कि जो लाइव रफ बैक्टीरिया है उसको इस डीएनए ने ही क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू लाइव एस टाइप, दैट इज लाइव स्मूथ बैक्टीरिया, जिस वजह से उस माइस की डेथ हो गई, राइट। सो डीएनए वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहां से ये अंदाजा मिल चुका था, राइट। अब प्लेट सी में क्या किया, कार्बोहाइड्रेट ऐड किया। कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी उस प्लेट के अंदर लाइव रफ टाइप है, राइट। लाइव रफ बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करके फिर से माउस के अंदर ऐड किया। माउस अगेन सरवाइव, मतलब वो जिंदा रह गया। फोर्थ प्लेट दैट इज प्लेट डी में भी आरएनए ऐड किया। ऑलरेडी लाइव रफ बैक्टीरिया है, दोनों के मिक्सचर को फिर से इंजेक्ट करवाया इनटू माउस, अगेन द माउस सर्वाइव्स। तो ये चारों ए बी सी डी, राइट, ये चारों से हमने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए है वही क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, बिकॉज डीएनए ने ही कहीं ना कहीं क्या करवाया था, ट्रांसफॉर्म करवाया था आर टाइप को, लाइव आर टाइप को इनटू लाइव एस टाइप। ओके, सो आगे तो यहां पर वही दिया है, द कल्चर विच रिसीव्ड डीएनए फ्रैक्शन, ऐसे आर टाइप जिन्होंने डीएनए रिसीव किया, वही बैक्टीरियाज किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, आर टाइप से एस टाइप में। ओके, फिर से बता रहा हूं, द कल्चर विच रिसीव्ड डीएनए फ्रैक्शन फ्रॉम virulent बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड स्मूथ बैक्टीरिया, राइट। सो यहां पर सिंपल लैंग्वेज में यही बताया है कि ऐसा आर टाइप का कल्चर मतलब जहां पर जो बेसिकली हमारा आर टाइप ग्रो हो रहा है, राइट। सो उस आर टाइप का जो कल्चर था, उस कल्चर में अगर डीएनए था या फिर उस कल्चर ने डीएनए रिसीव किया था, तो वही आर टाइप किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, एस टाइप में। वही आर टाइप किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एस टाइप में। सो फिर एस टाइप फिर से उसको इंजेक्ट करने के बाद पता चला कि द mice dies and this was the transforming principle. This proved that DNA was a transforming agent. Okay, so इसको याद रखना है। When DNA fraction was treated, किसके साथ ट्रीट किया, deoxyribonuclease enzyme, it becomes inactive. So ये एक इंफॉर्मेशन, जर्नल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर डीएनए को डाइजेस्ट कराया था साइंटिस्ट ने, तो उसके लिए एक एंजाइम यूज किया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम, राइट, जिस वजह से पूरा डीएनए डाइजेस्ट हो गया। सो उसमें तो पता ही नहीं चल पाया कि आर टाइप ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, राइट। सो दिस कंफर्म्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड इफ सेल आर किल्ड विद हीट। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल जो है उसको हाई टेम्परेचर पर हीट ना किया जाए और सेल ना मरे, तो कहीं ना कहीं जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है, सरवाइव कर सकता है, राइट। दिस कंफर्म दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड इफ सेल आर किल्ड विद हीट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स की, भले ही सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, बट कहीं ना कहीं यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो अभी भी प्रेजेंट है। सो ये याद रखने हैं आपको। दिस वाज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस वाज एवरेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन 4। अब व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज अ परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज in one strain of bacteria by a substance isolated from another strain of bacteria, right?
परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज है एक स्ट्रेन का, राइट। आर स्ट्रेन जो था वो उसके अंदर बदलाव देखा था हमने बाय अ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस था वो? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अनदर स्ट्रेन कौन सा था? एस स्ट्रेन, राइट। सो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। सो आर टाइप गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एस टाइप ड्यू टू सब्सटेंस। Substance which brings about transformation is called transforming agent। इसको भी क्रिस्टल क्लियर रखना है कि ट्रांसफॉर्मिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो एजेंट होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट पर आते हैं हम, हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट, राइट। हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट के लिए एक और नाम है ट्रांसडक्शन, राइट। हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट को एक और नाम है ट्रांसडक्शन। Now, Hershey's and Chase, right? So इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। इन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट इन 1952 यूजिंग वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, सो देखो यहां पर थोड़ा सा बदलाव किया था हर्शीज एंड चेस ने। नॉर्मली जो पीछे के एक्सपेरिमेंट थे उनमें बैक्टीरिया यूज किया गया था इन्फेक्ट कराने के लिए, बट यहाँ पर क्या यूज किया है? वायरसेस, राइट। सो याद रखना है कि viruses that infects bacteria and such viruses that infect bacteria are called bacteriophages, right? phages मतलब होता है eat to bacteria, right? किसको eat करेगा? बैक्टीरिया। so bacteriophage are the viruses which infect bacteria, okay? now कैसे वो इन्फेक्ट करते हैं, राइट? वो ये एक लाइन में एक्सप्लेन की गई है। बैक्टीरियोफाज गेट्स अटैच्ड, बैक्टीरियोफाज गेट्स अटैच्ड ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम। सबसे पहले तो जाकर बैक्टीरिया जो है उसके सरफेस पर अटैच हो जाएगा वायरस, और क्या करेगा? एंड इंसर्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरियल सेल। और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या करता है? पहले तो बैक्टीरिया के सरफेस पर जाकर अटैच होगा और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देगा, बैक्टीरियल सेल या फिर कोई भी होस्ट सेल। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखो आपको ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम दिया हुआ है, राइट। अब फाज यूज किया था वो भी देख लेते हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड यूजिंग बैक्टीरिया इश्चेरिशिया कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका इस्तेमाल किया था, और बैक्टीरियोफाज कौन सा था? T2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वायरस कौन सा था? बैक्टीरियोफाज T2, और बैक्टीरिया कौन सा था? इश्चेरिशिया कोलाई, ओके। नाउ T2 बैक्टीरियोफाज का थोड़ा स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। T2 बैक्टीरियोफाज हैज डीएनए कोर, राइट। डीएनए कोर होगा और इसके अलावा प्रोटीन का कोट होगा, राइट। आप सभी को वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ पता है। सो उसका जेनेटिक मटेरियल, T2 बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। एंड उसके डीएनए के अराउंड किसकी कैप्सिड है? प्रोटीन की कैप्सिड। प्रोटीन कैप्सिड जिसको हम एक और नाम बोलेंगे प्रोटीन कोट। अगेन मोड ऑफ इन्फेक्शन सेम होगा। इसका मतलब T2 फाज जो है ये इंजेक्ट करेगा डीएनए कोर, राइट। जेनेटिक मटेरियल उसका क्या है? डीएनए है, तो डीएनए कोर इंजेक्ट करेगा इनटू बैक्टीरियम, बट द प्रोटीन कोट रिमेन्स आउटसाइड, राइट। सो याद रखना है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जब भी वायरस इन्फेक्ट करेंगे सरफेस पर अटैच होंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे इनटू द बैक्टीरियल सेल। वैसे ही सेम मैकेनिज्म बैक्टीरियोफाज T2 फॉलो कर रहा है। अपना जो डीएनए कोर है उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर रहा है, और जो उसका प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन का कैप्सिड है, वो एज इट इज बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो बहुत ही सिंपल से डायग्राम में इसको एक्सप्लेन किया हुआ, राइट। ये दिख रहा है अंदर आपको ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये देखो कैसे कर ये कोशिश कर रहा है कि मैं बैक्टीरियल सेल के अंदर चले जाऊं, राइट। मतलब उसका डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चले जाए, राइट। तो देखो कैसे ये सरफेस पर अटैच भी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर, राइट। सो याद रखना है कि जो वायरसेस हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं। सो ये तो एक हमने देखा कि कैसे वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, और हर्शीज एंड चेस जो है दो जो बंधु हैं उन्होंने इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया यूज किया है, और वायरस जो है यूज किया है बैक्टीरियोफाज T2। सो
मेन जो हमारा सेटअप है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उस पर आते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहला स्टेप है लेबलिंग, सेकेंड स्टेप है इन्फेक्शन, थर्ड स्टेप है ब्लेंडिंग और फोर्थ स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। 4 स्टेप, लेबलिंग, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो वन बाय वन हम हर एक स्टेप को देखते हैं। पहला स्टेप है लेबलिंग। तो याद रखना है कि 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां पर यूज किया था। पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट था सल्फर और दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सल्फर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉस्फोरस, P32S35। ओके, अब सल्फर आप सभी को पता है, सल्फर जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, राइट। सो कहीं ना कहीं जो रेडियो एक्टिविटी है वो कहां दिखाई देगी, वायरस के प्रोटीन में, राइट। रेडियोएक्टिव सल्फर वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, राइट, जिसको आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। देयरफॉर इट बिकेम अ पार्ट ऑफ वायरस प्रोटीन। देखो यार क्या किया, एक मीडियम लिया या प्लेट लिया, राइट, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर ऐड किया और फिर क्या किया कि उसके अंदर वायरस को भी इंसर्ट कर दिया। तो वायरस का कौन सा पार्ट जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा, प्रोटीन वाला पार्ट, बिकॉज सल्फर जो है ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड से ही हमारा क्या बनता है, प्रोटीन, राइट। सो ये हो गया लेबलिंग। सेम लेबलिंग हम फॉस्फोरस के साथ में भी देखेंगे। फॉस्फोरस तो अगेन जाहिर सी बात है कि किसका कंपोनेंट है, डीएनए या तो बोलो न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। सो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स में आ जाएगा फ्रॉम, राइट, फिर न्यूक्लियोटाइड जाहिर सी बात है कि डीएनए में आ जाएगा, राइट। सो 2 तरीके के वायरस हमको मिलेंगे, एक ऐसा वायरस होगा जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा और दूसरा वायरस ऐसा होगा जिसका डीएनए कोर रेडियो एक्टिवली, राइट। सो डायग्राम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम है, देखो ये दिख रहा है सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल जो कि रेड में इंडिकेट किया पूरा, इसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं है, नॉर्मल है, राइट। इस तरफ देखो, इस तरफ जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, और कौन से एलिमेंट से, फॉस्फोरस। दोनों में डिफरेंस समझ लो स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल उसका नॉर्मल है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, और कौन से एलिमेंट से, फॉस्फोरस। बाकी जो इसका अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉर्मल है, यहाँ पर जो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो सल्फर से रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, राइट। सो देखो यहाँ पर अब स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग, राइट। पहला स्टेप है इन्फेक्शन, राइट। पहला स्टेप क्या है, इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन में आप सभी को पता है क्या अंदर जाने वाला है, दोनों केस में देखो क्या अंदर जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल, राइट। दोनों केस में क्या अंदर जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल, तो यही इन्फेक्शन है, राइट। अब दोनों में फर्क क्या है कि यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है इस वायरसेस का, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जेनेटिक मटेरियल है, राइट। फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए है, और इस तरफ जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है वो नॉर्मल है, राइट, बिकॉज उसका प्रोटीन कैप्सिड जो है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, ना कि जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। तो यहाँ पर नॉर्मल डीएनए अंदर जा रहा है, यहाँ पर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए अंदर जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग करना है, राइट। सो अब ब्लेंडिंग इन द सेंस क्या होगा, थोड़ा इसको मिक्सअप कैसे कुछ करेंगे कि जो सेपरेशन हो जाए, यहां पर सेपरेशन हो गया, देखो वायरस और बैक्टीरिया दोनों अलग हो गए दोनों केस में, देखो, राइट। अभी दोनों का अटैचमेंट नहीं दिख रहा है, यहां पर भी नहीं अटैच्ड है, यहां पर भी नहीं अटैच्ड है, तो दोनों अलग हो गए, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन से कुछ जो बैक्टीरिया है वो ऊपर फ्लोट होंगे और कुछ बैक्टीरिया जो है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, राइट। कुछ बैक्टीरिया ऊपर फ्लोट होंगे और कुछ बैक्टीरिया नीचे सेटल हो जाएंगे। और वो कौन से बैक्टीरिया होंगे फ्रेंड्स जो सेटल होंगे, जिनके अंदर
जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, राइट ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जाहिर सी बात थोड़ा सा हैवी होगा, राइट। सो वो बैक्टीरिया कहाँ होंगे, एट द बॉटम, जिसको हम बोलेंगे पैलेट। और कुछ बैक्टीरिया ऊपर फ्लोट करेंगे बिकॉज उनके अंदर नॉर्मल वायरस का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया है, तो वो ऊपर होंगे, उनको बोलेंगे हम सुपरनेटेंट। आगे बढ़ते हैं। सो मैंने ऑलरेडी इन्फेक्शन बता दिया। इन्फेक्शन, both types of labeled phages were allowed to infect normally cultured bacteria in separate experiment, right? DNA was introduced and protein code was left out। जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा कि जो इन्फेक्शन है, मेन इन्फेक्शन कौन करने वाला है, डीएनए, और प्रोटीन कोड जो है वो बाहर का बाहर रह जाएगा। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप है ब्लेंडिंग। As the infection proceed, the bacteria were agitated, right, in a blender to break the contact between virus and bacteria। मैंने अभी डायग्राम में बता दिया कि ब्लेंडिंग की जाएगी ताकि वायरस और बैक्टीरिया का जो बाइंडिंग है वो टूट जाए। आगे नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in the centrifuge, right? Virus particles again separated, हेवियर बैक्टीरिया सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। अभी मैंने बताया जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए जा चुका है वायरस का, वो बैक्टीरिया जो है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, उनको हम बोलेंगे पैलेट, चंक बोलते हैं उसको, पैलेट इज चंक। सुपरनेटेंट मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर नॉर्मल वायरल डीएनए इंसर्ट हुआ है, राइट। सो सुपरनेटेंट कंटेन्स लाइटर वायरल कोड्स व्हिच डू नॉट एंटर बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब पैलेट्स एज वेल एज सुपरनेटेंट्स वेर एनालाइज्ड, दोनों को एनालाइज किया गया। फाज विथ लेबल्ड प्रोटीन डिड नॉट मेक बैक्टीरिया रेड लेबल्ड, राइट। जाहिर सी बात है ना यार, देखो जिनका प्रोटीन कोड लेबल था उनका तो नॉर्मल डीएनए गया है ना अंदर, तो उनमें थोड़ी बैक्टीरिया में कहाँ रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, बिकॉज जो रेडियो एक्टिव वाला पार्ट था वो प्रोटीन था, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन से और ब्लेंडिंग से अलग कर चुके हैं, राइट। सो इसको अच्छे से समझो। रेडियो एक्टिविटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरनेटेंट, राइट। सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, वहां पे जितने भी बैक्टीरिया थे उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी बिकॉज उनका प्रोटीन वाला पार्ट रेडियो एक्टिव लेबल था, डीएनए तो नॉर्मल था, राइट। सो रेडियो एक्टिविटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरनेटेंट व्हिच कंटेन्ड ओनली एम्प्टी फाज कैप्सिड। अब एनालिसिस, अब देखो बैक्टीरिया के अंदर वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, सभी को पता है कि होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं वायरसेस। अब वो वायरसेस को जब बाहर निकाला तो दो टाइप के वायरस मिले, एक नॉर्मल डीएनए वाले थे, एक क्या थे, रेडियो एक्टिव डीएनए वाले, राइट। एक नॉर्मल डीएनए वाले वायरस थे, एक क्या थे, रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस। दोनों के प्रोजेनी के बारे में सोचो। जो नॉर्मल डीएनए वाला वायरस था उसके जो आगे पीछे के जनरेशन थे उनमें प्रोटीन का जो कोड था वो रेडियो एक्टिव लेबल था, बट ये जो प्रोजेनीज बने हैं इन प्रोजेनीज में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। आई रिपीट, दोनों के प्रोजेनीज को एनालाइज करो, राइट। दोनों के प्रोजेनीज में एक जो प्रोजेनी है उसका डीएनए जो है रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, दूसरे प्रोजेनी में रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है जेनेटिक मटेरियल की। अब दोनों के पूर्वजों के बारे में सोचो, राइट। एक जो बैक्टीरिया जिसका जो डीएनए है नॉर्मल था, राइट, बट उसका जो प्रीवियस जनरेशन था उसमें प्रोटीन कैप्सिड तो रेडियो एक्टिव था ना, बट वो रेडियो एक्टिविटी क्या प्रोजेनी में दिखाई दी, नहीं दिखाई दी। यहां से क्या पता चला कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो जो कैप्सिड प्रोजेनी का है वो भी रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता। सेकेंड केस जिसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है, उसके प्रीवियस जनरेशन में भी तो था ना रेडियो एक्टिविटी, राइट। रेडियो एक्टिव डीएनए उसके प्रीवियस जनरेशन में भी था, राइट। सो वही रेडियो एक्टिविटी उसके प्रोजेनीज में भी दिखाई दी, तो यहां से ही क्या पता चल गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट।
So the progeny of the two types of bacteriophages was again tested for radioactivity, right? Radioactivity was absent in the viruses derived from parent having labeled protein, right? यही चीज मैंने बताई, राइट, कि जिसका नॉर्मल डीएनए था उसका प्रोटीन कैप्सिड भी तो रेडियोएक्टिव लेबल्ड होना चाहिए था अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो, बट क्या उसका प्रोटीन कैप्सिड रेडियोएक्टिव लेबल्ड था? नहीं, बट उसके जो पेरेंट थे उनका प्रोटीन कैप्सिड रेडियोएक्टिवली लेबल्ड था, बट इस प्रोजेनी का प्रोटीन कैप्सिड रेडियोएक्टिवली लेबल्ड नहीं था। तो यहां से ये चीज तो डेफिनेटली प्रूव हो गई कि प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ the viruses derived from parent having labeled DNA possessed radioactivity, right? जिस वायरस में रेडियोएक्टिव फास्फोरस था और उसका जो डीएनए था वो रेडियोएक्टिव लेबल था, उसकी प्रोजेनीज, उस पेरेंट वायरस की प्रोजेनीज में भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, राइट? दिस शोज दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, द प्रोटीन। इज दिस क्लियर? सो ये 3 एक्सपेरिमेंट है। आई होप आप सभी को ये तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। सो दिस वाज द जर्नी फ्रॉम 1928 टू 1952, जहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कवरी हुई, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।